पहले इंसानी आंखें की बात करते हैं। इंसानी आंखों में हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज इंसान को कितना दिखाई देता है। आप बोलते हैं जो साइज होता है वही हमें दिखाई देता है। मेरा कहना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज आपके लिए ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से नहीं, उस ऑब्जेक्ट के बनाए हुए एंगल के हिसाब से होता है। सर कैसे? अगर आप कोई कार को, जैसे आपके पास मान लो लंबोर्गिनी है, लंबोर्गिनी चलाए, तो लंबोर्गिनी वाली कार है आपके पास, तो लंबोर्गिनी वाले कार को आप पास से देखें तो उसका साइज आपको अलग दिखाई देगा। या हमर है, हमर का पास में से देखें तो आप बोलेंगे अरे बाप रे इतनी बड़ी गाड़ी, और वही हमर अगर 100-200 मीटर दूर हो तो आपको लगेगी छोटी। हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो सामने रोड पे आती हुई एक कार हमें दिखाई देती है, उस कार को देख के हम जजमेंट ले लेते हैं कि ये कार के आने से पहले हम रोड क्रॉस करेंगे या कार के आने के पहले रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ऐसा जजमेंट हम लेते हैं। रोड क्रॉस करते समय दोनों साइड देखते हैं, अगर कोई कार दूर दिख रही तो हमें कैसे पता कितनी दूर है? अरे भाई हम जाके उसके डिस्टेंस तो नहीं निकाल रहे, लेकिन हम लोग रिलेटिव साइज से हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल साइज ये कार का इतना था और वो अभी इतनी सी दिख रही है माचिस की डिब्बी जैसी, इसका मतलब है उसका डिस्टेंस, एंगल छोटा बना रही है, इसका मतलब डिस्टेंस बड़ा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज हमारे लिए उसके बनाए हुए एंगल से डिसाइड होता है कि कितना साइज है। ये एंगल ही ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज हो गया, एंगुलर साइज। तो अब जब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात किया करेंगे तो कई बार इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट का इमेज हम यहां बना रहे होंगे, यानी मून को अगर हम देखते तो मून का असली डिस्टेंस हमारे लिए इनफाइनाइट है। तो लार्ज डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन तो हमेशा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v/u। तो अगर u का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो ये मैग्निफिकेशन तो हमेशा ही 0 आएगा। तो फिर हम मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन की तो बात ही नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं, जैसे अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन जाए तो फिर हम मैग्निफिकेशन की बात ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैग्निफिकेशन की जगह एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और उसको इस चैप्टर में मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जानेंगे। तो हमारी ये जो 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप, ये चारों चीजों में अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नॉर्मल है कि भाई अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का इमेज 4 सेंटीमीटर बन गया तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया, ये लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़े लार्ज डिस्टेंस पे या इमेज बड़े लार्ज डिस्टेंस पे है तो इन जनरल अब जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट का मान लो एंगल अल्फा बन रहा है, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के साइज और ऑब्जेक्ट के आपसे डिस्टेंस पर उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, यानी tan अल्फा का वैल्यू है h/u। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन पावर, या मैं 2 बातें लिखता हूं उसको भी समझना। आंखों के बारे में आपने खास बात देखी होगी, हमारी जो आंखें हैं वो अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का हमको साफ साफ इमेज दिखाती हैं, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि हम एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में ही बैठे बैठे आप जरा ये चीज को एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने से 4-5 मीटर दूर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपसे 4-5 मीटर दूर आपके घर में सोफा है और टीवी लगा है, सोफा भी है और टीवी है, दोनों अलग अलग जगह। ऑब्वियसली सोफे के ऊपर टीवी या टीवी के ऊपर सोफा तो नहीं होगा, सोफा अलग होगा, टीवी अलग होगा, कोई चेयर अलग होगी, टीवी अलग होगी। मान लीजिए दोनों एक ही लाइन ऑफ साइट पे हैं, मतलब आगे पीछे भी हैं। अगर तुम सोफे की तरफ देखोगे तो टीवी धुंधला हो जाएगा और टीवी की तरफ देखोगे तो सोफा धुंधला हो जाएगा। आपको यह समझ में आता होगा कि जब हम एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं तो वो तो क्लियर दिखता है, लेकिन उसके अलावा पूरे रूम की चीजें वो रहती हैं विजन में, सराउंडिंग में दिखती हैं, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखती, उसमें फोकस नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं फोकस करो, चीजों पे फोकस करो। फोकस करो मतलब एक चीज पर ही एक बार में ध्यान दो। तो आप अगर टीवी पे ध्यान दे रहे होंगे, टीवी ध्यान से देखेंगे तो आपकी सराउंडिंग में टीवी के चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो थोड़े आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे। इस कहानी का रीजन ये है कि हमारे आंखों के लेंस का लगातार फोकल लेंथ बदलता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता है। तो हम जब एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो हमारे आंखों में ऑटोमेटिक लेंस लगे हैं जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल के ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे पीछे, ये दिमाग में कहीं रेटिना लगा है जहां से हमारे नर्व्स
इमेज को रीड करते हैं वहां पे इमेज बनाते हैं। तो खेल यह है कि हमारी आंखों का लेंस और कॉर्निया अगर ऐसे है, हम ज्यादा बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट यहां है और यहां रेटिना है, रेटिना मतलब स्क्रीन है, तो इमेज यहां बन गया। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो भी इमेज इसी स्क्रीन पे बनना है। तो तुम कहोगे यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 लिया तो भी इमेज v पे बनेगा, u2 लिया तो भी इमेज v पे बनेगा, क्योंकि रेटिना को खिसकाने का ऑप्शन नहीं है। रेटिना तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही आंखों के पीछे फिक्स है, रेटिना का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा तो है नहीं कि आंखें बाहर निकाल के ऐसे बाहर आंखें निकाल के गोटियां खेल रहे हैं, या आंखें किसी ने बोला अरे यार ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो आंख निकाल के ऑब्जेक्ट के पास में रख दी कि भाई अब वापस आ गया डिस्टेंस। ऐसा तो करते नहीं, आंखें तो फिक्स जगह पे है, रेटिना भी फिक्स जगह पे है, नर्वस सिस्टम भी सारा फिक्स जगह पे है, तो वो रीडिंग जो ले रहा होगा वो फिक्स डिस्टेंस पे ही ले रहा होगा। तो ये सब चीजें फिक्स हैं, तो क्या बदलता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलता है तो फोकल लेंथ बदलता है। जब ऑब्जेक्ट u1 पे है तो फोकस f1 हो जाता है, u2 पे है तो f2 हो जाता है। तो मैंने बोला कि यार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब होता है रिलैक्स्ड विजन। मेरा जो आंखों का लेंस है उसकी मिनिमम पावर यूज होती है जब हम रिलैक्स्ड विजन में देखते हैं। कोई कहता है हमारी आंखों को किस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है, तो तुम कहोगे आती हुई रे को कन्वर्ज करके यहां पे इमेज बनाना, आती हुई रे को कन्वर्ज करना है। अब अगर ये रे बहुत इंफिनिटी से आएगी तो इसको कन्वर्ज कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर देखो ध्यान से, अगर रे इंफिनिटी पे आएगी और हमको फोकस पे कन्वर्ज करना है तो मुझे इतना एंगल कन्वर्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इमेज किसी पास वाले ऑब्जेक्ट से आएगी, इंफिनिटी से नहीं आ रही, पास वाले ऑब्जेक्ट से आएगी, तो पास वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज अपने आप डाइवर्जिंग होती है। उनको कन्वर्ज करके फोकस रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हमें ज्यादा एंगल मोड़ना पड़ता है। देखो सामने इंफिनिटी से जो आ रहे हैं उनको कम एंगल मोड़ना पड़ रहा है, और जो पास में रखा ऑब्जेक्ट है उसकी रे पहले से ही डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब उसको ज्यादा एंगल मोड़ना पड़ेगा। ज्यादा एंगल मोड़ने के लिए फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो रिलैक्स्ड विजन किसको कहते हैं? व्हेन object is at infinity, the eye power of eye lens is minimum to form image। हमको अगर मिनिमम पावर या मैक्सिमम फोकल लेंथ से इमेज बनता है तो हम लोग कहते हैं भाई बड़ा आसान है, क्योंकि मेरी आंखों में स्ट्रेन ही नहीं आ रहा, मेरी आंखें परेशान नहीं हो रही हैं, उनको ज्यादा रे को मोड़ना नहीं पड़ रहा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर पास में रखा हो, जितना नजदीक आता जाएगा मेरी तरफ आती हुई रेज उतनी डाइवर्जिंग होती जाएगी। तो डाइवर्जिंग रे को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज लेने पर और मुसीबत है। मतलब आपको इस सिचुएशन में इमेज बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट का मतलब है आपकी आंखों को ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए बोलते हैं पास से टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, है ना। पास से ज्यादा मोबाइल फोन घुसाओगे आंखों में तो आंखें खराब। क्यों? क्योंकि आंखों को इस लाइट रे को कन्वर्ज करने की आदत है, और जितनी ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा उतना आंखों पे स्ट्रेन आता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट को कम। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड विजन। विजन रिलैक्स लेंस नहीं, विजन। नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड विजन, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, पावर ऑफ आई लेंस इज मिनिमम टू फॉर्म इमेज एट रेटिना। ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो हमको बस क्लियर कर लेने हैं। और जो दूसरा विजन है, दूसरा एक्सट्रीम है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। ये मैक्सिमम स्ट्रेन्ड विजन है, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड है। इस समय आई को सबसे ज्यादा पावर का यूज करना पड़ता है। पावर मैक्सिमम इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर रखा गया है। डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी कि
मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर आखिरी बार रेटिना पे बनेगा उसका वैल्यू डी यानी कि 25 सेंटीमीटर रखा गया इन फ्रंट ऑफ द आई। तो कोई कहता है सर क्या इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मेरी आंखों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? हां, सबसे ज्यादा मेहनत तो सर 24 पे कम करनी पड़ेगी क्या अगर मैंने 24 पे रखा? तो आप तो कह रहे 25 पे रखने पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमने ये बोला कि 25 पे रखोगे तो आंखें आखिरी बार इमेज रेटिना पे बना पाएंगी। अगर 24 या जैसे नॉर्मल हेल्दी आईज की बात कर रहा हूं, हेल्दी इंसान की आंखें नॉर्मली 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज रेटिना पे सक्सेसफुली बनाता है, हालांकि आंखों को भयंकर मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 24 या 23 सेंटीमीटर पे रखा तो हेल्दी नॉर्मल इंसान की आंखें रेटिना पे इमेज नहीं बना पाएंगी। तो नहीं बना पाएंगी तो रेटिना पे मतलब ऐसे 25 के अंदर रखा तो ऑब्जेक्ट वैसे ही धुंधला दिख रहा है। जैसे अपनी आंखों के बहुत पास में हाथ को रखो तो बहुत ध्यान से देखोगे तो भी हाथ धुंधला ही दिखाई देगा। आप ट्राई करो, अभी आप अपने नोटबुक को बिल्कुल पास में रखो अपनी आंखों के, यानी कि 8-10 सेंटीमीटर पे रखो ऐसे, तो आपको बहुत ध्यान से देखने पर भी हर अक्षर साफ दिखाई नहीं देगा और आंखें ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा थकी जा रही हैं। तो हमने बोला कि नॉर्मल हेल्दी इंसान की आंखें 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बना सकती। हेल्दी इंसान की बात कर रहे हैं। आपकी आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप 20 सेंटीमीटर का भी देख पाएंगे, 10 का भी देख पाएंगे, वो आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है या क्या रीजन है अभी मैं बताता हूं। लेकिन नॉर्मल इंसान को 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर 24 वालों को कम करनी पड़ेगी? ना 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 ना, 24 वालों का तो इमेज रेटिना पे बनेगा ही नहीं चाहे जो मेहनत कर लो। इसका मतलब है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू नीड टू कीप योर ऑब्जेक्ट टू गेट द इमेज ऑन रेटिना सक्सेसफुली बाय अ हेल्दी पर्सन और हेल्दी आंखें इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बात हो गई। तो दो विजन हो गए। किसी ने बोला यार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आ रहे, मेरी आंखें बिल्कुल आराम से उसको देखेंगी, ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं आएगा आंखों में, रिलैक्स्ड विजन है, नॉर्मल विजन बोलते हैं उसको, उसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। और अगर पास में रखोगे तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे मिनिमम डिस्टेंस पे रख सकते हो टू गेट द इमेज एट द रेटिना। तो ये हमारे को दो बातें सीख लेनी है, रिलैक्स्ड या नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट या स्ट्रेन्ड विजन। ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, बस इतना याद रखना है। अब हम आज का पहला सवाल करते हैं आंखों का। अगर ये सवाल आपने किया, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये अगर आपने किया तो आपको काफी कहानी क्लियर हो जाएगी। आंखों का जो सफेद वाला पार्ट होता है, एक तो होता है जिसको पुतली बोलते हैं, है ना, आई लेंस है ये, आई लेंस, इसका ही फोकल लेंथ लगातार चेंज होता है। इसमें ही प्यूपिल होता है जो कि छोटा या बड़ा होके अमाउंट ऑफ लाइट रे कितनी जानी है आंखों में वो डिसाइड करता है। जैसे अंधेरे कमरे में जाएंगे तो प्यूपिल थोड़ा बड़ा होता है जिससे कि ज्यादा लाइट रे खींचे, तो अंधेरे में शुरुआत में तो आप ऐसे बटन टाइप ऐसे टप 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 आंखें मिचमिचाते रहोगे, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, अंधेरे कमरे में भी दिखने लगता है। तो तुम कहते हो यार थोड़ी देर तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर बाहर रोशनी से आ रहे थे तो आंखों की प्यूपिल छोटे थे जिससे कि कम लाइट रे एंटर कर रहा था, वैसे अंधेरा कमरा है तो और कम एंटर कर रहा है तो फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद आंखें एडजस्ट हो जाती हैं अंधेरों से, तो एडजस्ट होने का मतलब है प्यूपिल ऐसे बढ़ते हैं, तो उनका गैप, वो सब बायोलॉजी है लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ा समझ ले रहे हैं। तो लिखा हुआ कॉर्निया, सफेद वाला पार्ट ऑफ आई गिव्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ +40 डायोप्टर। कॉर्निया जो लेंस है यानी सफेद वाला जो पार्ट है उससे 40 डायोप्टर का पावर मिल रहा है। मिनिमम पावर ऑफ आई लेंस इज +20 डायोप्टर, यानी कि ये जो आई लेंस है यानी काला वाला पार्ट है या ब्राउन पार्ट है या किसी का नीला पीला जो भी आंखों का कलर है उसका 20 डायोप्टर का पावर है। फाइंड रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। रेंज ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है आई की जो टोटल पावर है वो कहां से कहां तक है। तो मैंने तुरंत यहां पे 60 डायोप्टर तो लिख दिया, मिनिमम पावर है, और मैक्सिमम पावर मुझे पता लगानी है, बस यही रेंज ऑफ एकोमोडेशन हो गया। रेंज ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है अगर आंखों को अलग अलग इमेज को देखना है तो उसकी पावर कहां से कहां तक बदलेगी, है ना, आंखें अपनी पावर को कहां से कहां तक बदल रही है। तो आपने बोला ये तो 40 डायोप्टर दे रहा है और मिनिमम पावर आई लेंस का 20 डायोप्टर है, तो 40 और 20 मिला के कितना डायोप्टर का मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा,
60 डायोप्टर। मुझे बताओ मिनिमम पावर किसको देखने के लिए यूज होती है? तो हमने बोला मिनिमम 60 डायोप्टर इज यूज्ड फॉर नॉर्मल विजन। अभी अभी मैंने सिखाया था कि जो भी कम से कम आपको पावर खर्च करनी पड़ेगी टू ऑब्जर्व, तो सबसे रिलैक्स्ड, सबसे आसान, सबसे नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो बहुत दूर होगा, तो आपकी आंखों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो मिनिमम पावर लग रही है ये किस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लग रही है? ये उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लग रही है जो नॉर्मल विजन से दिख रहा है। यानी ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। अब मैंने सोचा कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि इमेज कहां बनेगा, तो अगर मैं इमेज निकालूं तो आप कहेंगे इमेज फोकस पे बनेगा, लेकिन फोकस का देखो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनेगा। फोकस का वैल्यू 100/p होता है, तो 100/60 कर दिया तो ये आ गया 5/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना ऑफ आई इन दिस केस इज 5/3 सेंटीमीटर। ये जो मैंने बताया इसका मतलब समझे क्या? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो मिनिमम पावर 60 डायोप्टर लग रही है, यानी इस पावर के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ आंखों का है 5/3, और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे ही बनता है, तो इमेज फोकस पे बन रहा है और फोकस का वैल्यू 5/3 है। इसका मतलब है इंफिनिटी वाले रे का आंखों से पास होने के बाद इमेज बनता है 5/3 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब रेटिना 5/3 सेंटीमीटर, तभी तो इमेज बन रहा है रेटिना पे भाई, रेटिना 5/3 सेंटीमीटर पे है। तो अब जब ऑब्जेक्ट को तुम अलग अलग डिस्टेंस पे रखोगे तो फोकस बदलेगा, फोकल लेंथ बदलेगा, लेकिन रेटिना का डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। आपको यही ध्यान देना है, आंखों का लेंस एक फोकल लेंथ नहीं है, वो मैजिकली अपना फोकल लेंथ बदलता है। अगर आप अपने फिंगर को दूर से पास ला रहे हो और लगातार तुमको क्लियर दिख रहा है, तो लगातार तुम्हारी आंखें अपना फोकल लेंथ चेंज कर रही हैं, ऑटो फोकस है अपने आप, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन। तो हमने बोला कि मैक्सिमम पावर यूज होने के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर हम लोग बोलेंगे U इज इक्वल टू -d, यानी कि -25 सेंटीमीटर, बट -d लगा देते हैं, तो आया 1/v - 1/u इज 1/f। याद रखिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ यही रहना है, u और v का वैल्यू फिक्स हो गया। नहीं, फोकल लेंथ बदल जाएगा, u और v का वैल्यू फिक्स हो गया, तो हमने 1/v की जगह लिख दिया 1/5/3 -1/-25 इज इक्वल टू 1/f। इसको फिर सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/5 यानी 15/25 और 1/25 16/25 हो गया। तो हमने पावर के लिए बात किया तो मैक्सिमम पावर का आंसर होता है 100/f, तो 100 इंटू 1/f कर देंगे, 1/f इज 100 इंटू 16/25, इसको कैंसिल किया तो आया 64 डायोप्टर। इसका मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ आई लेंस आया 64 डायोप्टर, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ आई लेंस, ये मैक्सिमम पावर ऑफ आई है और ये मैक्सिमम पावर ऑफ आई लेंस है, दोनों में अंतर है, इज 64 - 40 डायोप्टर। ये कॉर्निया वाला है, कॉर्निया का पावर कांस्टेंट है, वो 40 डायोप्टर ही देता रहेगा, तो वो 40 दे रहा है, तो बाकी कौन दे रहा है? बाकी आंखें, ये जो काला वाला पार्ट है ये दे रहा है, तो हमारा आंसर आया 24 डायोप्टर। तो अगर मैं रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई पूछूं, आई तो 60 से लेकर 64 है, जबकि मैं रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस बोलूं, आई लेंस, तो 20 से लेकर 24 तक है। आपको आई होप क्वेश्चन का तरीका और आंसर समझ में आया होगा। खेल समझ गए क्या? सबसे दूर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी रख सकते हो, उस समय सबसे रिलैक्स्ड विजन है, वो समय का पावर 60 डायोप्टर है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास करोगे वैसे वैसे फोकल लेंथ चेंज होगा, लेकिन रेटिना का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहले मैंने जब 60 डायोप्टर का पावर था
तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकाला 5/3 पे आ रहा था, तो मैंने कहा 5/3 जो रेटिना का डिस्टेंस है वो पता चल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को पास लाने पर रेटिना दूर नहीं जा सकता, तो अगले केस में भी रेटिना का डिस्टेंस फिक्स हो गया। बहुत ही चालाक और मजेदार सवाल है, किसी को जिसको चमका होगा वो बड़ा खुश हो गया होगा कि यार क्या बात है, वाह इतनी खतरनाक आंखें हमारे पास है, कैसे तेजस्वी लोग हैं हम लोग, कैसे तेजस्वी लोग हैं हम लोग, हमारी आंखें देखिए कितनी चमत्कारी हैं। ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है और इमेज हमेशा रेटिना पे बन रहा है। तो किसी एक केस के करस्पॉन्डिंग अगर इमेज डिस्टेंस मिल जाए तो फिर दूसरे केस के करस्पॉन्डिंग भी इमेज डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। फोकल लेंथ हर बार बदलेगा, इमेज डिस्टेंस फिक्स है। समझ गए क्या? दो तरह के डिफेक्ट हैं, जल्दी से बात कर लेते। एक है जो आप लोगों को मेनली होता है, वो है मायोपिया। मायोपिया घर आया, हाँ, फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, ये सवाल के बारे में बात करेंगे। मायोपिया मतलब हमारी पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड। चलिए 25 कहां से आया? एक सवाल बच्चे ने सवाल पूछा, ये 25 कहां से? ये हमने साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक नंबर डिसाइड कर लिया कि 25 सेंटीमीटर वाला अगर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मतलब आपकी आंखें हेल्दी है ना, मिनिमम 25 दिखना चाहिए। पर हो सकता है 23 दिख रहा हो आपको, हो सकता है 22 भी दिख रहा हो, लेकिन हमने कलेक्टिवली इंसानों की दुनिया का 25 ले लिया। ये हमारा एक अजम्पशन हो गया कि 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी सीन डायरेक्टली विदाउट एनी एड बाय अ नॉर्मल हेल्दी आंखें। चलिए, तो मायोपिया में हमको ना दूर की चीजें दिखनी कम हो जाती हैं, दूर की चीजें, है ना। आप जो लोग भी आपको चश्मा लगा है, वो आप लोग जो नॉर्मल हम लोग स्टूडेंट लाइफ वाले चश्मेखोर हैं, चश्मेबाज हैं, वो चश्मेबद्दूर सारे लोग दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रहे। इसका मतलब यह है कि आपकी आंखें जैसे कोई कहता है अरे तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, कभी मत बोलो कि मेरी आंखें कमजोर हो गई। आपको बचपन में भी यह बोला गया होगा या आपके पेरेंट बोले होंगे अरे इसकी आंखों की पावर बढ़ गई है। सचमुच आपकी आंखें की पावर बढ़ गई है। बढ़ गई है का मतलब आपकी आंखें नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। तो मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी आंखें कमजोर हैं। ऐसा कहना है कि हमारी आंखें दूसरे नॉर्मल मेयर मॉर्टल से ज्यादा स्ट्रांग या ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। इसलिए आपने जो चश्मा लगा रखा होगा उन सभी का पावर नेगेटिव होगा। जो चश्मा आपने लगा रखा है उसका पावर नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है। अब बढ़ी पावर को काटने के लिए तुमको नेगेटिव पावर का चश्मा दिया है जिससे कि तुम नॉर्मल इंसान बन जाओ। इसलिए आपने सुपरमैन की मूवी में देखा होगा कि सुपरमैन जब क्लार्क केंट बनना होता तो चश्मा लगाता है और जैसे ही चश्मा हटाता है वो क्लार्क केंट से सुपरमैन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चश्मे का पावर भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर का चश्मा लगा के वो अपनी पावर की वैल्यू को घटा के इंसानों के बराबर हो रहा है। और जो चश्मा जिनको लगा है मतलब आपको चश्मा लगा के इंसान बनाया जा रहा है, चश्मा हटाया तो तुम सुपरमैन बन गए हो, तुम्हारा म्यूटेशन हो गया, तुम एक्स मैन में चले गए हो, तुम लोग स्पेशल हो चुके हो। इसलिए आप लोग जो है सुपरमैन, नॉर्मल इंसानों से बेटर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? लाखों साल की तपस्या और हजारों घंटों की मेहनत में टीवी के सामने आके फोड़ फोड़ के आपने मेहनत कर करके
अपनी आंखों को उतना स्ट्रेन देने लायक बना दिया कि आंखें आपकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को भी, जैसे पास रख रख के पढ़ के या पास रख के टीवी या मोबाइल देख देख के आपकी आंखों को इतनी आदत हो गई कि वो ज्यादा कन्वर्ज करने लगी। तो जब नॉर्मल इंसान किसी दूर के यानी इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के रे को कन्वर्ज करके रेटिना पे बनाता था, तब आपकी आंखें थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो गई। इसका मतलब है ये जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट हैं इनको ज्यादा कन्वर्ज करने लगा और रेटिना के पहले ही इसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो आप कहेंगे यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को भी हमें देखना था, इंफिनिटी से आती रे पैरेलल है। नॉर्मल लेंस, नॉर्मल इंसान चाहता है कि उसकी आंखों मतलब इंफिनिटी से आने वाला रे रेटिना पे कन्वर्ज हो जाए। तुम्हारा रे कह रहा है कि पहले ही कन्वर्ज कर देंगे क्योंकि आंखों का पावर बढ़ गया। तो ये तुमको इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट अब दिखाई नहीं देंगे, मतलब तुमको पास वाला ऑब्जेक्ट जिसका ज्यादा डाइवर्जिंग रे है तुम उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे बना पाओगे। तो तुम कहोगे यार हमें ये पास वाले ऑब्जेक्ट का तो इमेज दिख रहा है, इस पास वाले ऑब्जेक्ट से दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिख रहा। तो यहां पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फार पॉइंट, जिसके बियॉन्ड की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तो फिर हमने क्या सोचा कि अगर मैं एक ऐसा लेंस लगा दूं जो पैरेलल, ऐसा लेंस लगा दूं यानी डाइवर्जिंग लेंस लगा दूं जो पैरेलल बीम को ही डाइवर्ज कर दे, तो मेरी आंखें तो ज्यादा कन्वर्ज कर रही हैं, तो जो डाइवर्जिंग बीम है उसको कन्वर्ज करके आंखें रख लेंगी। या मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं विच इज इवन बेटर। आपको पहले तो यह लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमारी आंखें ज्यादा कन्वर्ज कर रही हैं नॉर्मल इंसान की आंखों से ज्यादा, इसलिए मुझे पास वाले ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट जिनमें कम कन्वर्जेंस की जरूरत थी मेरी आंखें ज्यादा कन्वर्ज कर रही हैं, मुझे कम कन्वर्जेंस की जरूरत थी, इसलिए साफ इमेज नहीं बन रहा है दूर वाले चीजों का। तो मैंने क्या सोचा, अगर फार पॉइंट आपका मुझे पता है तो हमें किसको देखने की इच्छा है। देखो फार पॉइंट 2 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर के अंदर वाले ऑब्जेक्ट तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, 2 मीटर के पीछे वाले नहीं दिख रहे, यानी 2 मीटर 2.1 मीटर का नहीं दिख रहा, 2.2 मीटर का नहीं दिख रहा, 2.3 मीटर का नहीं दिख रहा, 2 मीटर का दिख रहा है। तो मैं अगर ऐसा लेंस लगाऊं और मेरी इच्छा क्या है, इंफिनिटी वाला भी मुझे क्लियरली दिखे, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं इंफिनिटी वाले का इमेज मेरी आंखों पे बने, रेटिना पे बने, लेकिन मेरी आंखें 2 मीटर वाले का तो इमेज दिखा रही हैं, 2 मीटर के अंदर वाले सबका इमेज दिखा रही है, 2 मीटर 1.9 1.8 सबका इमेज बना रही है, लेकिन 2 मीटर से पीछे वालों का इमेज नहीं बना रही। और हमें किसको देखने की इच्छा है, इंफिनिटी वाले को। तो मैं एक ऐसा लेंस लगाऊंगा जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 2 मीटर पे बना दे। तो मेरी आंखें किसको देख सकती हैं, 2 मीटर पे रखे हर चीज को देख सकती हैं। तो अगर इंफिनिटी वाले का इमेज, एक ऐसा लेंस लगाया जिसने इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 2 मीटर पे बना दिया, तो आ रही है रे इंफिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, और मेरी आंखों को लगेगा ये तो 2 मीटर पे, और 2 मीटर वाला तो मेरी आंखें नॉर्मली देख लेंगी। इसका मतलब है कि हम लोग एक, देखो ये जो नियर साइटेडनेस है यानी मायोपिया है, नियर साइटेडनेस, इसका मतलब है पास वाली चीजें दिख रही हैं, दूर वाली नहीं दिख रही हैं। अ फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर, यानी कि पर्सन कैन नॉट ऑब्जर्व बियॉन्ड फार पॉइंट। तो फार पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा रहा, लेकिन देखना इंफिनिटी वाले को है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो फार पॉइंट पे बनाना होता है, और फार पॉइंट सामने ही है इसलिए माइनस ऑफ फार पॉइंट कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज जहां बनाते हैं उसको ही फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। इसका मतलब है जो फार पॉइंट है उतने ही फोकल लेंथ का हमको लेंस चाहिए। ये माइनस में लिखा है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, करेक्शन के लिए डाइवर्जिंग लेंस। और इसका जो पावर होगा, पावर का वैल्यू, जैसे इस केस में पावर का वैल्यू हमने 1/f लिखा, क्योंकि मीटर में लिख रहे तो -1/2 हो गया, यानी कि -0.5 मीटर हो गया, नहीं डायोप्टर हो गया। बोल रही है तो 0.5 का लेंस लगा दिया, -0.5 का लेंस हो गया। तो अगर आपके यहां भी, आपको भी अगर कोई लेंस लगा है
तो उसकी पावर से आप अपना फार पॉइंट बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला सर मेरे को -2 का लेंस लगा हुआ है, -2 डायोप्टर का, तो हमने बोला फार पॉइंट इज इक्वल टू 100 बाय पी, -100 बाय पी। भाई यही फार पॉइंट हो जाएगा। तो कोई कहता है जी मुझे -2 का लगा है, तो आप -100 बाय -2 कर दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, यानी कि फार पॉइंट आपका 50 सेंटीमीटर आ गया। मतलब अगर चश्मा हटाएंगे तो आपको 50 सेंटीमीटर की नॉर्मल अंदर की चीजें तो साफ दिखेंगी, लेकिन 50 सेंटीमीटर के पीछे वाली चीज नहीं दिखेंगी। अगर किसी का चश्मे का पावर -3 है, तो यहां पे 100/3 आपका फार पॉइंट हो गया, जो भी आपका पावर दिया है। तो अगर आपका किसी को अपने लेंस का पावर पता है, मिरर आपको जो चश्मा लगा है उसका पावर पता है, जो पावर है उससे सब लोग अपना अपना फार पॉइंट निकालना, ये हमने पहला आपको दे दिया नोटिस। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है इज नॉट 25 सेंटीमीटर, इट becomes more than 25। तो ओल्ड एज में ये ऐसा होगा। ओल्ड एज में हमारी आंखों की मसल्स थक जाती हैं, वो कहती हैं यार अब हमें कन्वर्ज करने की इच्छा नहीं हो रही, अब हम लेस कन्वर्ज हो जाएंगे, नॉर्मल से कम कन्वर्ज करेंगे। नॉर्मल से कम कन्वर्ज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर को जितना कन्वर्जेंस चाहिए था, अब 25 सेंटीमीटर में उतना कन्वर्जेंस हो ही नहीं रहा, तो 25 सेंटीमीटर वाला भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में लोग जो पढ़ते हैं वो अपने से दूर रखते हैं, पेपर को ऐसे दूर रखते हैं, भाई दूर दूर, क्योंकि अंदर जितने में दिख रहा था अब वहां पर नहीं दिख रहा, अब थोड़ा दूर कर रहे हैं। दूर रखने से पढ़ने में बन रहा है, पास रखने पे नहीं बन रहा है, दूर रखना पड़ रहा है। तो आप कहेंगे आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया घर आया 25 सेंटीमीटर से दूर। तो आपको फिर उल्टा बनना है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर लिख देते भाई, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है यहां पे 40 सेंटीमीटर दे दिया है नियर पॉइंट, तो हमको यही करना है कि 40 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को उठा के 40 पे रख देना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है -40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बताओ, ऐसा सवाल पूछा, फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस। चलिए 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा फॉर्मूला था, 1/-40 - 1/-25 इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू आया टिक टिक टिक, ये हो गया 25 × 40, 25 - 40, तो आया 15/1000, 15/1000। तो हमारा जो पावर आया, पावर रिक्वायर्ड इज 100/f, यानी कि 100/1000/15, 1000 का 2 0 कैंसिल हो गया, तीन कर दे 200/3, वन 1.5 डायोप्टर। नहीं देखो सवाल पढ़ लो भाई, क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 40 सेंटीमीटर, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, सवाल में लिखा है कि एक ऐसा इंसान है जिसको कम से कम 40 सेंटीमीटर पे रखना पड़ता है तब उसको पढ़ने में आ रहा है। इसका मतलब है कि वो अगर चश्मा नहीं लगाए तो 40 सेंटीमीटर वाली चीज पढ़ पा रहा है, लेकिन 25 वाली नहीं पढ़ पा रहा। किसी नॉर्मल इंसान को कितने सेंटीमीटर की चीज पढ़ना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की चीज पढ़ने में आना चाहिए। अगर 40 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को तुम इंसान को 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट के इंसान में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब चश्मा क्या कर रहा होगा, 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 40 में बना देता होगा।
जिससे कि आंखों को 40 वाला तो दिख ही रहा है, 25 वाले का इमेज 40 पे बना दो, आंखों को तो 40 दिख ही रहा है। 25 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो किताब 25 पे ही रहेगी, आंखों कैसे लगेगा 40 पे रखी है, 40 का तो इमेज दिख ही रहा है, तो किताब हाथ ऐसे पीछे नहीं ले जाने पड़ेंगे, किताब 25 पे ही रखोगे, लेकिन खिसका के वो कहां रख देगा, उसका इमेज कहां बना देगा 40 पे। अगर इमेज 40 पे बना देगा तो आपको आंखें आगे का रेटिना पे इमेज अपने आप बना लेंगी। समझ गए क्या? तो सर अगर हमने 26 पे रखा था, अबे 26 पे रखा था उधर 41 पे बन जाएगा इमेज, तो 40 के पीछे वाला तो सारा दिख ही रहा है, तो 40 पे दिख रहा है तो 41 पे भी दिखेगा, 42 पे भी दिखेगा, 43 पे, आंखें आगे वाली इमेज तो देख ही रही हैं, नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मायोपिया का शिकार होते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं यानी कि एक एज के बाद वाले, जैसे हमारी तरह बूढ़े लोग, वो सब हाइपरमेट्रोपिया का इलाज कराते हैं, मतलब शिकार होते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया पे नियर पॉइंट खिसकता है, खिसक जाएगा 25 से आगे चला जाएगा, और मायोपिया पे फार पॉइंट इंफिनिटी से नजदीक आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, कोई एक ही चीज लिखी हो तो भी काम कर देना, तो एमपी इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा मैक्स, बीटा अपॉन अल्फा मैक्स। अब बीटा क्या है? बीटा ये है एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने पर ऑब्जेक्ट का जो साइज दिख रहा है मतलब ऑब्जेक्ट का साइज एपरेंटली जो दिखता है वो उसके इमेज का साइज होता है, तो ये साइज ऑफ इमेज है। और अल्फा मैक्स क्या है? मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, हालांकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ठीक है? तो बाकी और कुछ कहानी हम नहीं पढ़ रहे, रीडिंग ग्लास इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि सर सिलिंड्रिकल हो जाता है, फिर ये हो जाता है, वो सब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैनू काला चश्मा जचदा है, तो हम इतना नहीं डिटेल में जा रहे कि सर काला चश्मा क्या होता, पीला चश्मा क्या होता, ये क्या होता, सिलिंड्रिकल ग्लास। आजकल प्रोग्रेसिव ग्लास भी होते हैं। प्रोग्रेसिव ग्लास का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा, चश्मे का ऊपर का हिस्सा, ऐसे कभी देखा होगा ना, नीचे थोड़ा सर्कल होता है, नीचे सर्कल में रीडिंग वाली जगह दिखाई देती है और ऊपर अलग होती है। लेकिन वो सब तो मतलब वो सब तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हो गए, हम लोग उतने डिटेल में नहीं घुस रहे, क्योंकि किसी की दूर वाली नजर भी खराब होती है, पास वाली भी, वो ओल्ड एज में दोनों हो जाता है। खैर, हम लोगों को और क्या बीमारियां होती हैं आंखों की, उसको भी नहीं पढ़ना, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ज्यादा पूछते नहीं इसमें, तो 100 साल में एक भी सवाल नहीं आता। यहां पे अल्फा मैक्स क्या है और बीटा क्या है वो देख लो। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को तुमने एच हाइट का ऑब्जेक्ट है और तुमने बिना लेंस के रखा है, बिना लेंस के यानी बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट? तुम बोलोगे हम डी डिस्टेंस पे रख सकते हैं। डी से अंदर नहीं रख सकते क्या? रख तो सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं इमेज। हमने यहां रख दिया, इमेज साफ नहीं बन रहा, मेरी आंखों को दिख नहीं रहा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने ऐसे रख दिया, अपनी आंखों से थोड़ा नजदीक रख दिया है, तो वो दिख तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। ऐसे दूर रखेंगे तो क्लियर दिखता है, थोड़ा दूर रखते हैं तो क्लियर दिखता है। तो हम कितना नजदीक रख सकते हैं विदाउट गेटिंग डीफोकस्ड इमेज? तो वो बोला डी पे। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट का मेरी आंखों पे मैक्सिमम एंगल क्या है? आप समझ रहे हो यहां पे अल्फा मैक्स क्यों लिखा?
क्योंकि ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने तो कहीं पर भी रखा जा सकता है, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कहीं भी रख लो। लेकिन उस सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? मतलब आप ये कहना कि ऑब्जेक्ट हमें मैग्नीफाई करके दिख रहा है, तो तुम कहोगे यार पास में लाओगे तो वैसे ही मैग्नीफाई दिखता है, अगर 10 किलोमीटर दूर रखोगे तो वैसे ही इतना बिंदी जैसा दिखेगा, तो पास ले आओ तो मैग्नीफाई हो गया ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैग्निफिकेशन हो गया। तो हमने कहा कि नॉर्मली बिना इंस्ट्रूमेंट लगाए कितना मैक्सिमम एंगल बना सकते हो? तो आपने कहा मैक्सिमम एंगल तभी बनेगा जब आंखों से डी डिस्टेंस पे होगा। तो tan अल्फा मैक्स, छोटा एंगल ले रहे हैं इसलिए अल्फा मैक्स इक्वल टू h/d। ये एक बात अच्छे से याद कर लेनी है पहली। दूसरी, अब सिंपल माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ही चीज होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? कभी किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो वो हाथ ऐसे देखते हैं, तो लेंस को रखते हैं ना, वही हाथ में जिसमें हैंडल वाला लेंस होता है उसी को हम, सर हमने शर्लॉक होम्स टाइप के अलग अलग सीरियल में ऐसा सिस्टम देखा है, क्या इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं? हाँ जी। क्या इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अब बीटा क्या होता है? बीटा यह है कि अगर तुमने लेंस लगा दिया तो और उसके सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस के अंदर रख दो, किसके अंदर? फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, तो इसका जो इमेज बनेगा, देखो एक लाइट रे तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड निकाल दिया, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको यहां फोकस से पास करा दूंगा, ये ऐसे फोकस से पास करा, तो फोकस वाला लाइट रे पीछे गया और ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट रे पीछे गया, तो यहां पीछे एक एनलार्ज्ड इमेज कन्वर्जिंग लेंस के केस में बनने लगता है। मैं आपको आगे ये डायग्राम को दोबारा दिखा रहा हूं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो आप देखेंगे कि ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का आंखों पे, यहां पे आंखें रख दी, तो ऑब्जेक्ट का साइज से आंखों पे जो इमेज बना उसका एंगल अलग हो गया। तो जब हम इमेज देख रहे हैं, ये वाला इमेज देख रहे हैं, तो उसका एंगुलर साइज बीटा है, और जबकि डायरेक्ट देख रहे थे, जब हमने लेंस लगा दिया तो उसका जो इमेज दिख रहा है उसका एंगुलर साइज बीटा है, और लेंस हटा दिया तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज अल्फा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को पास दूर लाने से ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज वैसे ही बदलता है, तो हमने बोला मैक्सिमम एंगुलर साइज अल्फा है, और लेंस लगाने के बाद उससे जो इमेज बन रही है उसका एंगुलर साइज बीटा है, इससे इमेज बनाने के बाद। तो अगर यह बीटा पे बन रहा है तो लेंस लगाने पर इमेज बीटा की बनी, और बिना लेंस के ऑब्जेक्ट अल्फा का था, तो बीटा बाय अल्फा का जो रेशियो है वही मैग्नीफाइंग पावर बोल देंगे। चलिए अगला फोटो में देख लेते हैं। ये डी है, ये आंखों के सामने डी पे रखा है, तो अल्फा मैक्स का आंसर हो गया h/d। फिर हमने ये लेंस लगाया, तो देखो दो लाइट रे हैं, ये पैरेलल बीम गया और ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास किया, पैरेलल बीम बेंड होके फोकस से पास करेगा, चलो ठीक है। और दूसरा लाइट रे हमने बेंड कर दिया है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास करता है वो अनडिविएटेड जाता है। अब इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर देता हूं और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दिया, उससे जो साइज ऑफ इमेज बन गया, ये साइज ऑफ इमेज है, लेकिन मुझे हाइट ऑफ इमेज नहीं चाहिए बच्चों, मुझे ये एंगल चाहिए जो अभी इस इमेज के हाइट को डिपिक्ट कर रहा है बीटा। तो ये जो एंगल है ये इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय इमेज का डिस्टेंस है, लेकिन ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, हाइट का ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस और इमेज के बाय। हां सर आपने तो मैग्निफिकेशन में पहले पढ़ाया था, तो ये जो बीटा एंगल है, क्या इसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने जब यहां लिखा था तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी था, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू है बीटा, तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर में अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा मैक्स है। बीटा की जगह लिख दिया h/u और उसकी जगह लिख दिया d, h0/d, तो आ गया d/u।
डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आ गया डी बाई यू। अभी कहानी में कंफ्यूज नहीं होना है, चुपचाप सुनते रहो और थोड़ा पेशेंस रखो। यहां पे 2 स्पेशल केसेस बना दूंगा और कहानी खत्म हो जाएगी है। और ये फॉर्मूला अगर आपने रटा या याद किया तो आपकी लाइफ सेट हो गई। ध्यान से देखना, हम जब यहां से देखेंगे, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल लेंस पे चिपकी हुई हैं, तो मुझे जो साइज ऑफ इमेज दिखेगा वो कितने एंगल का दिखेगा? बीटा एंगल का दिखेगा। मतलब ऐसे लाइट रे पीछे बीटा एंगल पे जा रहे हैं, तो बीटा एंगल पे जा रहे हैं तो मुझे जो साइज दिखेगा बीटा एंगल का हो जाएगा। बीटा एंगल मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ऐसे बीटा एंगल पे एनलार्ज हो गया, तो मुझे लगेगा हां जी इमेज बीटा का है। लेकिन ये इमेज जो है मेरी आंखों से कितना दूर है? आप कहेंगे आपकी आंखों से कितना दूर है, यह पता लगाने के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ये दोनों दिया होना चाहिए, तो हम पता लगा लेंगे। ये बताओ कि ये जो मेरी आंखें लेंस पे चिपकी हुई है उससे कितना दूर इमेज बनना चाहिए? तो आप कहेंगे कितना दूर इमेज बनना चाहिए, कितना दूर इमेज बनना चाहिए? इंफिनिटी भी बन सकता है और उससे पास भी बन सकता है। तो आपको आंखों पे आने वाले रेस दूर से दूर इमेज बनाएंगे। जैसे ये जितना फोकस के दूर या पास ऑब्जेक्ट को रखोगे उससे इमेज डिस्टेंस चेंज होगा। तो हम यहां पे 2 एक्सट्रीम केसेस कर रहे हैं, 2 एक्सट्रीम केसेस। पहला, इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, यानी मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो मेरी आंखों के लिए यह नॉर्मल विजन हो जाएगा, नॉर्मल विजन। अगर इमेज इंफिनिटी पे बनाना है, ये वाला इमेज इंफिनिटी पे बनाना है, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f के बराबर होना है। तो u इज इक्वल टू एफ और v इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है उसमें u की जगह f लिख दूंगा, मैं u की जगह f लिख दूंगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा d बाय एफ। ये हुआ हमारा आंसर, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मिनिमम पावर। एक बार और सीखो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट कहीं रखा जिससे कि पीछे लाइट रे कहीं कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा, ये लाइट रे बीटा एंगल पे आ रहा है, यानी कि इमेज का साइज बीटा एंगल का दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर ये दोनों रे बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, तो फाइनल इमेज कहां पे जाके बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। ऐसे में ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा होगा? फोकस के बराबर रखा होगा। तो ये जो बीटा एंगल है उसका फॉर्मूला h बाई एफ हो गया। तो हम लोग ने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो लिखा था d बाई यू फॉर एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने बोला 2 तरह के एक्सट्रीम केसेस करते हैं। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना हो, यानी कि नॉर्मल विजन हो जाए, मतलब आंखों को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, नॉर्मल विजन। दूर से दूर कहां रख सकते हो? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना सकते हो, तो इंफिनिटी पे बनाने के लिए u की जगह f हो जाएगा। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का उस केस में आंसर d बाई एफ हो जाएगा। एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट है, अगर तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यू, अगर तुम्हें पास से पास इमेज बनाना है, तो फाइनल इमेज हम बनाएंगे एट v इज इक्वल टू माइनस डी। तो फिर v अगर माइनस डी हो गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना, इसकी जगह माइनस डी लिख रहा है, माइनस डी उधर भेज देते हैं। तो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। यू भी नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है, प्लस 1 बाय डी। तो आ गया u का वैल्यू df अपॉन d प्लस एफ, ये u हो गया। अब हमने सेकंड केस में मैग्नीफाइंग पावर फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये हो गया रिलैक्स्ड नॉर्मल विजन और डिस्टिंक्ट विजन। अगर कोई कहता है यार इमेज बहुत पास में बना रहे हो तो कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए, तो आप बोलोगे यार 25 के अंदर तो बना ही नहीं सकते। बनेगी तो बन तो सकती है लेकिन हमें दिखेगी नहीं। मैग्नीफाइंग पावर फॉर डिस्टिंक्ट विजन, तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था d बाई यू, यू की जगह लिख दिया df अपॉन d प्लस एफ। तो आप देखो d से d कैंसिल हो गया, f से डिवाइड करा तो आया 1 प्लस d बाई एफ।
आपने कहा अरे 2 फॉर्मूले हो गए, हमको याद हो गया सर। एक के लिए मैग्नीफाइंग पावर d/f और दूसरी ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मैक्सिमम पावर। आपको मैग्नीफाइंग पावर अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का पूछा जाए तो आपको हमेशा पढ़ लेना है सवाल। अगर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछा तो 1 + d/f और मिनिमम पूछा तो d/f। d/f से कम मैग्नीफाइंग पावर नहीं मिलेगा, 1 + d/f से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे लग रहे हैं या फिर df/d+f पे रख रहे हैं तो इससे 2 मैग्नीफाइंग पावर है। अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी इंफिनिटी और d के बीच में कहीं बनेगा, और ऐसे में ये जो मैग्नीफाइंग पावर है इसके अलावा कुछ आ जाएगा। अगर आप ये खेल समझ गए तो मैं आपको फिर से जो इंफॉर्मेशन है वो याद करा देता हूं। क्या कि अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, जैसे नॉर्मल विजन किसी सवाल में लिखा हो, नॉर्मल विजन यानी कि u = f, मैग्नीफाइंग पावर इज d/f। दूसरा हो गया डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन में u का वैल्यू df/d+f और मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f। ये अगर 2 चीजें आपको याद हो गई तो सिंपल माइक्रोस्कोप की खेल आप खेल चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप आपका कहानी क्लियर हो गया। एक सवाल कराता हूं। डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर फिक्स है, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखना, ऑलरेडी वैल्यू साइन के साथ हम डाल चुके हैं। अब कोई साइन कन्वेंशन इसमें डाला नहीं जाएगा। इसमें डी की जगह 25, फोकल लेंथ की जगह जो भी वैल्यू दिया हुआ है करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इफ अ लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर is used as magnifying glass, find position and magnifying power, position of object and magnifying power of the lens in distinct vision। डिस्टिंक्ट विजन में यूज करने के लिए कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी लेंस से कितना दूर बुक को रखना चाहिए जिससे कि उसमें लिखे लेटर हमको पढ़ने में आए। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब फाइनल इमेज बनाना है डी पे, तो हमारा पहला यू का वैल्यू तो हो गया df/d+f। डी की जगह लिख दिया 25, फोकल लेंथ की जगह लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 25 + 5, तो ये 30 हो गया, कैंसिल करेंगे 6, तो आ गया 25/6। ये यू हो गया। तो आप देखो ये 4 सेंटीमीटर के आसपास आ गया, 4.1 के आसपास आ गया। तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के थोड़ा अंदर रखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में रखेंगे, लेकिन फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये आ रहा अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, तो 4 और 4.1 के आसपास कहीं रखा ऑब्जेक्ट को। अगर 4 से थोड़ा पीछे रखेंगे तो इमेज भी पीछे चला जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को 5 पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां पे मैग्नीफाइंग पावर पूछा है डिस्टिंक्ट विजन का, तो ये 1 + d/f, 1 + d की जगह 25, f की जगह 5, यह आ गया 6, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल साइज आपको दिखता है उससे 6 टाइम्स बड़ा इमेज दिखेगा। मैग्नीफाइंग पावर 6 है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एंगल आपकी आंखों पे बनता था उससे 6 टाइम्स एंगल आपकी आंखों पे बनता होगा। समझ गए ना? मैग्नीफाइंग पावर 6 का मतलब क्या है? आप जब भी कोई जैसे कैमरा भी खरीदते हैं तो उसमें लिखा था 10x 20x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका जो जूम है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साइज को, एंगुलर साइज को बढ़ा के 10x कर देगा। यानी कि जितना साइज पर तुमको नॉर्मली ऑब्जेक्ट आते हुए दिखता है, इमेज आते हुए दिखता है, उससे 10 गुना बड़ा एंगल बनाते हुए
ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया तो कंपाउंड भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होते हैं, तीन भी हो सकते हैं लेकिन दो कम से कम होंगे, दो लेंस। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे का नाम है आईपीस। आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस के f0 और 2f0 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहां पे 2f0 के आगे इमेज बनता है। f0 2f0 के आगे इमेज बनेगा। अगर ये इमेज इधर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आई पीस वाले का फोकल लेंथ एफ ई, इसका इमेज डिस्टेंस हो गया, तो यहां से जो फाइनल इमेज है वो ऐसे पीछे एक्सटेंड करने पर यहां बनेगा। ज्यादा डिजाइन और उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, खेल समझना। ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज जो कि मैग्नीफाइड आपको दिख रही होगी, ये फाइनल एंगल बीटा बन गया। ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसको करके आपको बताता हूं। पहला, आई पीस के सामने रियल ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है। माइक्रोस्कोप हमेशा पास वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के काम आता है। जैसे छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा सेल है, छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मैग्नीफाई करके आपको देखना है माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा फाइनाइट है, तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा फाइनाइट ही है। तो पहला इमेज रियल है और दूसरा इमेज वर्चुअल है। पहला इमेज रियल है, दूसरा इमेज वर्चुअल है, तभी मुझे बिना पर्दे के दिखाई देगा। तो पहला इमेज रियल है और दूसरा इमेज रियल का वर्चुअल है। खेल समझना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हमने यूओ लिख दिया। यहां पे फाइनल इमेज बन गया है, यहां से यहां तक इमेज बना है, इसको हमने वीओ लिख दिया। तो हम बोलेंगे दो लेंसेज हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो नॉर्मल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव लेंस का आया वो वीओ अपॉन यूओ आ गया। अब केवल वैल्यू लिखेंगे, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमें पता है। तो वीओ का वैल्यू होता है यूओ एफओ अपॉन यूओ प्लस एफओ। कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैंने लिखा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये उधर चला गया तो 1/v इज 1/f माइनस 1/u। अब इसमें साइन नहीं रखना, साइन ऑलरेडी रख दिया है। तो हमारा जो v का वैल्यू आया वो आया uo इंटू एफओ डिवाइडेड बाय uo माइनस एफओ, uo माइनस एफओ। ये अब वैल्यू आ गया, इसमें केवल वैल्यूज रखना है। साइन कन्वेंशन इज ऑलरेडी केप्ट, क्योंकि यूओ को मैंने माइनस यूओ और एफओ को प्लस एफओ रख दिया है। तो साइन कन्वेंशन इज ऑलरेडी यूज, ओनली यूज वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे अब वैल्यू रख रहे हैं, यहां पे वीओ की जगह यूओ एफओ करा, यूओ कट गया तो एफओ अपॉन यूओ माइनस एफओ। ये हमारा पहला मैग्निफिकेशन आया, which we have to remember with the values only values without sign, with positive sign। ठीक है, दूसरा मैग्नीफाइंग पावर हमारा आई पीस का है, और आई पीस वाला जो लेंस है, आई पीस वाला वो जो लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है।
तो आप कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सर हमने पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है डी बाय यूई। तो हमने बोला इसमें सर दो दो एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। अगर नॉर्मल विजन के लिए सॉल्व करें, नॉर्मल विजन के लिए, तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू d अपॉन एफ ई हो जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ ई हो जाएगा, यू ई इज एफ ई। और दूसरा, अगर हम डिस्टिंक्ट विजन सॉल्व करें, इसको देखो दोबारा नहीं पढ़ना है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अरे वाह सर, दो चीजें आपने इसमें बता दी और दो चीजें हमें पहले से पता है। अब मैं सबको मिला के लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर टोटल मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो दो दो मैग्निफिकेशन जब होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं दो बार केस लिख रहा हूं। पहला नॉर्मल विजन के लिए लिख रहा हूं, बच्चों थोड़ा ध्यान देना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल विजन के लिए बात कर रहा हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर इज एफओ अपॉन यूओ माइनस एफओ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है वो है, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होता है। अभी सवाल करेंगे आपको दिखेगा एफओ अपॉन यूओ माइनस एफओ इंटू डी बाई एफ ई। ऐसे में सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, कौन से दो लेंसेस हैं? ऑब्जेक्टिव है और आई पीस है। इन दोनों लेंस के बीच में जो गैप है वो यूई प्लस वीओ। यूई की जगह एफई और वीओ की जगह यूओ एफओ अपॉन यूओ माइनस एफओ। अब आपको पीछे जाके फिर से दिखाता हूं। देखो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना वो हमको पता लगाना था, तो मैंने वो इमेज डिस्टेंस निकाला यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये इमेज डिस्टेंस आ गया, मतलब पहले लेंस से जो इमेज बना वो डिस्टेंस मुझे पता है और वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस से यूई होता है विच इज एफ ई। ये एफ ई है। और जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यूओ है तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज वीओ पे बना। तो अगर मैं कहूं कि इस लेंस और इस लेंस के बीच में कितना गैप है, तो आप बोलोगे पहले लेंस से इमेज डिस्टेंस और दूसरे लेंस से उसी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दे तो दोनों लेंस के बीच का गैप आ जाएगा वीओ प्लस यूई। यहां पे देखो यही लिखा है वीओ प्लस यूई। यूई की जगह एफ ई लिखा और वीओ की जगह यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये हमारा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब हो गया। दूसरा लिख रहा हूं, इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप खेल सीख गए हो तो आप इसको भी तुरंत लिख दोगे। मैग्नीफाइंग पावर इज, पहला वाला टर्म सेम है, एफओ अपॉन यू माइनस एफ। पहला मैग्निफिकेशन ये हो गया। अब इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई से। सर ये वाला हमको सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने पहले ही बताया, डिस्टिंक्ट में 1 प्लस हो जा रहा है, उसमें डी बाई एफ ई हो जा रहा है। दूसरा, इसमें जो लेंथ बिटवीन टू लेंसेस लिखाएंगे एल इज इक्वल टू, तो ये भी आएगा वीओ प्लस यूई। वीओ का वैल्यू अभी जो निकाला यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, ये दोनों जगह सेम है, लेकिन इसमें यूई जो ऐड करेंगे वो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई हो जाएगा। अगर आपको पहले केस याद है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप याद है, तो आप ये दूसरे वाले केस में बस सेकंड टर्म जो है उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये याद है तो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम नहीं, ऐसे लिख दे, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30x। 30x का मतलब है 30 टाइम्स इमेज बनाता, 30x बोल देते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30x। FO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड, इसको 10 की जगह और छोटा कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो हमने लिखा मैग्नीफाइंग पावर 30x है, इन नॉर्मल विजन कर देते, इन नॉर्मल विजन ऐसे कर देते। तो आपको थोड़ा दिमाग में रखना, नॉर्मल विजन क्या बोलते थे, यूओ मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू पहला वाला नॉर्मल मैग्निफिकेशन एफ अपॉन यू माइनस एफ इंटू डी बाई एफ ई। यहां लिख दिया 30, यहां लिख दिया एफ अपॉन एफ की जगह लिख दिया 4 सेंटीमीटर, यू माइनस 4 सेंटीमीटर इंटू डी की जगह 25 और एफ ई की जगह 5, क्योंकि एफ ई का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ये कैंसिल किया, ये हो गया 5, 5 से 30 कैंसिल करा तो 6 हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6u माइनस 24 इज 4, तो 6u इज 28, u का वैल्यू आया 28/6 यानी 14/3। पहला सवाल पूछा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 14/3 सेंटीमीटर, केवल वैल्यू आता है, साइन वाइन कुछ नहीं आता। अब ये ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच का जो गैप है वो पूछा गया है, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ प्लस डी, नहीं प्लस एफ ई, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, तो डिस्टिंक्ट विजन में, तो यू एफ 14/3 इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, एफ अपॉन यू माइनस एफ का वैल्यू तो आया था 6, इसको 6 लिख दिया, एफ अपॉन यू माइनस एफ का वैल्यू तो 6 था, इसको 6 लिख दिया, प्लस एफ ई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए कैंसिल किया, 2 हो गया, ये हो गया 28 प्लस 5 33 सेंटीमीटर गैप। देखो ध्यान से, अब फटाफट टेलीस्कोप कर लेते हैं। टेलीस्कोप में पूछा गया, और मतलब इसमें तो सिंपल रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी पे होगा, क्योंकि टेलीस्कोप बनाते ही उसलिए क्योंकि बहुत लार्ज वाले डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पाए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो जो रेस आएंगे वो ऑब्जेक्ट बड़े साइज का होगा। जैसे हमने बोला कुतुब मीनार को मैंने 2 किलोमीटर से, कुतुब मीनार को हमने 2 किलोमीटर से देखा, तो कुतुब मीनार को 2 किलोमीटर देखा तो कुतुब मीनार तो खुद ही बहुत बड़ी है, लेकिन 2 किलोमीटर दूर से देखोगे तो उसका एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा। तो वो ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस में है, फिर भी उसका एक फाइनाइट एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल जिस पे रे आ रहे हैं ये अल्फा है। आंखों को बिना रे के जो एंगल मिलेगा वो अल्फा एंगल पे मिलेगा। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी बड़ा लार्ज है और डिस्टेंस भी बहुत लार्ज है, तो अल्फा एंगल पे। तो यहां पे डिस्टेंस और साइज का कोई लेना देना नहीं है, केवल अल्फा जो भी ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा होगा वही लेना होगा। मतलब विदाउट द टेलीस्कोप जो एंगल है वो अल्फा है। इसमें अल्फा मैक्स नहीं, क्या कुतुब मीनार को डी डिस्टेंस पे थोड़ी ना ले आओगे तुम, जो दिख रहा है उसी के सामने टेलीस्कोप लगा के देखोगे तो कुतुब मीनार का साइज अलग दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा कि अगर टेलीस्कोप में वैसे ही, अब टेलीस्कोप में 2 हमने लेंस रख देने हैं,
तो लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक लेंस है ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, उसका साइज भी बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव की। तो ये लाइट रे आया, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो गया। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्योंकि बहुत बड़ा है, तो यहां पे उसके फोकस पे ही इमेज बनेगा। फोकस पे क्यों बनेगा? क्योंकि यहां से जो रे आ रहे हैं वो इंफिनिटी पे आ रहे हैं, तो रे अगर इंफिनिटी पे आते हैं तो फोकस पे इमेज बनाते हैं, तो ये इसी एंगल का एक इमेज बन गया है, फोकस पे बन गया। फिर यहां पे एक आईपीस लगा दिया। आईपीस बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, लेकिन आईपीस से पास होने के बाद अब लाइट रे यहां पीछे एक इमेज बनाता है। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले से 10 बार देख चुके हो कि यहां ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे या पीछे एक एनलार्ज्ड इमेज बन जाएगा। ये जो फाइनल इमेज है ये बीटा एंगल का बन रहा है, यानी लाइट रे कितने एंगल पे आई? अल्फा पे। दोनों लेंस से यानी पूरे सिस्टम से क्रॉस होके लाइट रे किस एंगल पे गई? बीटा पे। तो हमने इसमें मैग्नीफाइंग पावर को डायरेक्टली, सर पहला वाला मैग्निफिकेशन तो आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते थे, अब नहीं लगाएंगे क्योंकि v इंफिनिटी हो चुका है, सॉरी u इंफिनिटी हो गया है। तो u इंफिनिटी या v इंफिनिटी हो जाए तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले काम नहीं करते, क्योंकि v इंफिनिटी रख दोगे तो भी अनडिफाइंड आ जाएगा और u इंफिनिटी रख दोगे तो जीरो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा, तो वो होता नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा लार्ज डिस्टेंस पे है, तो यहां पे पहले वाला मैग्निफिकेशन भी हम लोग ट्रांसफर से सॉल्व नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे ऑब्जेक्ट से आने वाले रेस कितने के आ रहे थे? अल्फा के। अगर ये दोनों लेंस नहीं होते और हमारी आंखें डायरेक्टली देख रही होती तो ऑब्जेक्ट का साइज मुझे अल्फा एंगल का दिखाई दे रहा होता, लेकिन दोनों लेंस से निकलने के बाद अब ऑब्जेक्ट के लाइट रे, इमेज के लिए लाइट रे जो है बीटा एंगल का दिख रहा है, तो इमेज का साइज बीटा एंगल का दिख रहा है, तो हमने मैग्नीफाइंग पावर को बीटा बाई अल्फा कर दिया। अब देखो इसको देखना कितना आसान है। यहां से जो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां दिख रहा होगा, दो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, मैं कलर्ड बना देता हूं। एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे है और दूसरा छोटा राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे है। तो लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल अल्फा है और राइट वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल बीटा है, और यहां पे कोई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है। तो ये वाला डिस्टेंस तो FO है और ये वाला डिस्टेंस UE है, UE। तो हम लिख देंगे बीटा बाई अल्फा का वैल्यू, बीटा की जगह लिखा H अपॉन UE और अल्फा की जगह लिखा H अपॉन FO। तो हमारा FO अपॉन UE ऐसा मैग्नीफाइंग पावर आ गया। अब आप कहेंगे सर मैग्नीफाइंग पावर अगर इसका डायरेक्टली निकला है, इसमें दो लिखने ही नहीं है, सीधा एक में ही आंसर बन जाएगा। अल्फा पे लाइट रे आई और दो लेंस से निकलने के बाद वही लाइट रे बीटा पे गई, तो फाइनल आंखों को बीटा साइज का इमेज दिख रहा है, और ये लेंस नहीं होते तो आंखों को अल्फा साइज का ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तो अल्फा ऑब्जेक्ट हो गया और बीटा फाइनल इमेज हो गया। फाइनल इमेज अपॉन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसी को लिख दिया। यहां डिस्टेंस के हिसाब से नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने केवल एंगुलर मैग्निफिकेशन डायरेक्टली लिखा, FO अपॉन UE। अब आप कहेंगे इसके दो केस बनाने पड़ेंगे सर, क्योंकि दो केस इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि दो तरह के एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, तो दो केस याद करके जाने होते हैं। उसके बीच में भी कुछ आंसर हो सकता है, लेकिन हमको इन दो में से ही कोई केस सॉल्व करना है। तो केस 1 हुआ, अगर नॉर्मल विजन की बात करें, नॉर्मल विजन में जो आईपीस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है, तो आईपीस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होता है और आईपीस के लिए, और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना होता है। तो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था FO अपॉन UE, UE की जगह लिख दिया FE। देखो FO अपॉन FE, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मल विजन का। मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछते हैं, तो मोस्टली दिस इज आस्क्ड। अगर आपको विजन के बारे में नहीं दिया तो भी यही लिख देना है। दूसरा, अगर इनिशियल जैसे पहला लेंस था आई ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस है आईपीस, तो पहले लेंस पे जो इमेज बना था वो FO पे बना था, FO पे, और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना है। ये क्या हुआ? अरे रामा,
कुछ हैंग हो गया था, हैंगिंग गार्डन बन गया था। चलिए, तो ये अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना है भाई, तो फिर हम लोग यहां ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखेंगे। तो ये फोकल लेंथ हो गया एफ ई। तो बताओ सेपरेशन बिटवीन लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब क्या हो गया? आपने देखा होगा, अब थोड़ा डिलेड चल रहा है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब हो गया एफ ओ प्लस एफ ई। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। हाँ सर, बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं। दूसरा केस करें, बिल्कुल करिए। क्या बताओ दूसरा विजन क्या होता है? आप कहेंगे डिस्टिंक्ट विजन होता है। डिस्टिंक्ट विजन में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है देखने में, लेकिन डिस्टिंक्ट विजन पूछा जा सकता है। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा था, मतलब एफ ओ अपॉन यू ई था। यू ई को हमने डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई लिख दिया। अरे हाँ, ये तो याद है हमें। एफ ओ अपॉन एफ ई को कॉमन ले लिया, डी से डिवाइड कर दिया, आपकी डी से अंदर डिवाइड कर दिया। तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अरे सर उल्टा लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हुआ मैग्नीफाइंग पावर। दूसरा, लेंथ ऑफ ट्यूब, इस केस में एफ ओ प्लस यू ई की जगह लिख दिया डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के रिजल्ट याद हैं, तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि जब हम नॉर्मल विजन की बात करते हैं, तो आई पीस यानी सेकेंड लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे आना चाहिए। और अगर डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे नहीं, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ पे आना चाहिए। ये हमारा कहानी हो गया। ये सारे मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हो गए।